हल्कू एक गरीब किसान है। उसके घर में उसकी एक बेटी मुन्नी और उसकी पत्नी पार्वती रहती है। हल्कू के पास उसके खुद के खेत हैं, पर उसका गांव जंगल के किनारे है। इसीलिए जब भी फसल पककर तैयार होती तो जानवर खेतों में आते और फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पूरी रात खेत में रखवाली करनी पड़ेगी। मन तो करता है कि इन खेतों को ऐसे ही बंजर रहने दूं। किसान होकर कैसी बातें करते हो? अपने खेतों की रखवाली नहीं करोगे तो फसल को जानवरों से कौन बचाएगा? पार्वती खाना परोसती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद हल्कू एक कंबल ओढ़कर अपने खेत के लिए चला जाता है। बाहर बहुत तेज ठंड हो रही है। इन खेतों के चक्कर में ना एक दिन तो मैं ठंड से ही मर जाऊंगा, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हल्कू खेत में जाता है, पर उसको बहुत नींद आने लगती है। इसीलिए वो एक कोने में कंबल से लिपटकर सो जाता है। रात को जंगली जानवर उसके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर वो बेसुध होकर सोया रहता है। सुबह होने पर जब वो खेत की हालत देखता है, सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। साल भर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हल्कू अपने घर जाता है, जहाँ पर उसका पड़ोसी उसका इंतजार कर रहा है। अरे हल्कू, कहाँ थे सुबह से? सुनो, आज मेरे बेटे की शादी है। रात को सभी लोग दावत पर आ जाना। ठीक है। दावत का नाम सुनकर हल्कू और उसका सारा परिवार खुश हो गया, क्योंकि आज उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पिताजी, मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं हैं। मैं क्या पहनकर जाऊंगी शादी में? बिटिया, हम तो सिर्फ दावत में जा रहे हैं, कोई मेहमान थोड़ी है जो नए कपड़े पहनकर जाएंगे। शाम के समय हल्कू और उसका परिवार पड़ोसी के घर दावत में जाते हैं, जहाँ पर अनेक तरह के पकवान बनाए हुए हैं। ये देखो पिताजी, यहाँ तो बहुत सारी पनीर बनाई हुई है। क्यों नहीं बनाएंगे? आखिर पैसे वाले जो हैं, और वैसे भी एक ही तो बेटा है। अगर उसकी शादी में खर्चा नहीं करेंगे तो कब खर्चा करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो मैं 6 रोटियां खाऊंगी। आज सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाओ, जैसे कि हलवा, पनीर, पूरियां, लड्डू। रोटियां मत खाना, वो तो घर पर हमेशा ही बनती है। ये क्या कह रहे हो जी? सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे और लोगों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि किस जन्म के भूखे हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, और हम दावत में इसीलिए आए हैं कि अच्छा खाना खा सके। बेटी, तुम मेरी बात सुनो और खूब हलवा पनीर खाओ। कल से तो वही सूखी रोटियां खानी है। हल्कू और उसका परिवार पेट भरकर खूब सारी चीजें खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया पिताजी। 2 साल पहले सुनीता दीदी की शादी में ऐसा खाना खाया था। उस दिन के बाद आज इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। तेरी शादी में भी मैं ऐसे ही स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगा। देखना, लोग हाथ की उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या सचमुच पिताजी? आप मेरी शादी में इतने सारे पकवान बनवाओगे? हाँ बेटी, बहुत धूमधाम से करवाऊंगा तेरी शादी। आखिर इकलौती बेटी हो तुम हमारी। हल्कू की ये बात मुन्नी के दिल में बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि जब उसकी शादी होगी तो सभी गांव वालों को अच्छी दावत दी जाएगी। मैं अपनी शादी में अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अपनी दोस्तों को ही क्यों, दोस्तों की दोस्तों को भी बुलाना। क्यों इस बेचारी को इतने बड़े सपने दिखा रहे हो? घर में एक पैसा भी जमा नहीं है और बड़े आए दोस्तों के दोस्तों को दावत करवाने वाले। तुम बात बात पर मुझे टोका मत करो। घर में तो यही हाल है। कम से कम घर के बाहर तो चुप रहा करो कि हल्कू की अपनी पत्नी के सामने बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो चलो घर। खाना तो खा ही लिया, अब यहाँ क्यों रुकना? मैं सोच रहा था कि कुछ घर के लिए भी मिल जाता तो कल सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो जाता। तुम तो सचमुच बदनामी करवा कर ही मानोगे। चलो बेटा, हम दोनों घर जाते हैं।
तुम्हारे पिताजी को तो कोई नहीं समझ सकता। जब तक 4 लोग बुलाकर बुरा भला ना कहे, तब तक बात इनके दिमाग में घुसती कहाँ है। मुन्नी और पार्वती घर के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे हल्कू भी घर आ जाता है। अच्छा खासा नाश्ते का इंतजाम कर रहा था, अब कल सुबह सूखी रोटियां ही चबानी पड़ेंगी और हमारी किस्मत में है ही क्या। घर आकर हल्कू आज चैन की नींद सोता है। उसने भी कई सालों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। आज तो वो सपने में भी पनीर और हलवा ही खा रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि मुन्नी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है। अरे वाह बिटिया, आज इतनी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हो। पिताजी, मैं अपने दोस्तों के नाम की सूची बना रही हूँ। दोस्तों के नाम की सूची? कहीं घूमने जा रही हो? नहीं पिताजी, मैं देख रही हूँ कि मेरी शादी में किस किस को बुलाना है। सीमा और चिंकी को तो मैं नहीं बुलाऊंगी, वो मुझसे हमेशा लड़ाई करती हैं, इसलिए मैं अपनी शादी में उनको हलवा पनीर जैसा पकवान नहीं खिलाऊंगी। अच्छा, तुम तो अभी से तैयारियां करने लग गई। अभी तो तुम्हारी शादी में बहुत समय बाकी है। तभी पार्वती आती है। अब इसको सपने दिखा दिए हैं तो उनको पूरी करने की तैयारी भी करो। समय तो हाथ में उठाए हुए रेत की तरह होता है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ, जरूर अपना वादा पूरा करूंगा। अपनी बेटी की शादी में सारे गांव वालों से भी अच्छी दावत दूंगा। हल्कू ने भी इस बात को अब गंभीरता से ले लिया था और वो मुन्नी की शादी के लिए अब वो बहुत मेहनत करता और एक एक रुपया जुटाने लगा। धीरे धीरे मुन्नी भी बड़ी हो गई। कितना भी मेहनत करो, घर के खर्चे इतने हैं कि पैसे जमा ही नहीं हो पाते हैं। हमारी मुन्नी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी विभाग में नौकरी करता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर अगर उन लोगों ने दहेज मांगा तो हम कहाँ से देंगे? वो सब बात मैंने कर ली है। उनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम भी पैसों का इंतजाम करो ताकि गांव वालों को एक अच्छी दावत दे सको। मैं तो उसी दिन से पैसों के इंतजाम करने में लगा हुआ हूँ, जब से मैंने मुन्नी को वादा किया था कि उसकी शादी में अच्छी दावत करूंगा, पर पैसे हैं कि हाथ में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुन्नी का रिश्ता तय हो जाता है और शादी का दिन निश्चित हो जाता है, पर अभी भी हल्कू के पास दावत करने के लिए पैसे जमा नहीं हुए हैं और वो मुन्नी की शादी में सिर्फ रोटी सब्जी और दाल बनवाता है। ये क्या पिताजी, आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी में बहुत सारे पकवान बनवाओगे। मैंने यही कहकर अपने सारे दोस्तों को बुलाया है, अब सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं इतने ही पैसे जुटा पाया कि दाल रोटी और सब्जी की दावत दे सकूं। बहुत लोगों से उधार भी मांगा, पर हमारी हालत देखकर हमें उधार देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब बारात आती है तो दूल्हे का पिता देखता है कि उनके लिए खाने में सिर्फ रोटी सब्जी ही है, तो वो बहुत चिढ़ जाता है। ये तो हमारा अपमान है, हमारा बेटा सरकारी नौकरी करता है, फिर भी हमने दहेज के नाम पर 1 रुपया तक नहीं लिया और हमें खाने में ये सूखी रोटियां और सब्जी खिलाई जा रही है। दूल्हे का पिता गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ बाराती भी ये खाना देखकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यात्रियों का एक दल आता है। सभी यात्रियों को भूख लगी है, इसीलिए वो हल्कू से खाना खिलाने के लिए कहते हैं। हम लोग यहाँ यात्रा पर आए हैं और साथ ही माता के दर्शन भी किए। दिन भर घूमकर हमें भूख लग गई है, क्या तुम हम सभी को खाना खिला सकते हो? हाँ जरूर, माता के भक्तों को खाना खिलाने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है, पर मेरे पास अभी केवल रोटी सब्जी और दाल ही है। भूखे के लिए तो सूखी रोटियां भी अमृत के समान है। हल्कू सभी यात्रियों को भर पेट खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद एक यात्री हल्कू को माता के मंदिर का प्रसाद देता है। ये लो,
ये माता के मंदिर का प्रसाद है। ये तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। हल्कू वो प्रसाद लेता है और अपने मन में माता को याद करने लगता है। हे माँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुन्नी की शादी में मैं सभी लोगों को एक अच्छी दावत दे सकूं, पूरे गांव को स्वादिष्ट पकवान खिला सकूं, पर मुझ गरीब के भाग्य में ये सब कहाँ। जब हल्कू अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसका घर अनेक तरह के पकवानों से भरा हुआ है। हल्कू समझ जाता है कि ये माता का चमत्कार है। वो अपने समधी को बुलाकर वापस लाता है। वापस आ जाइए समधी जी, मैंने सभी बारातियों के लिए स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम कर दिया है। सभी बाराती, गांव वाले और मुन्नी के दोस्त स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। मुन्नी की शादी भी अब बहुत धूमधाम से होती है और सभी लोग हल्कू की दी हुई इस दावत की चर्चा करने लगते हैं। सुधा जी के बेटे के मरने के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर का सारा कार्यभार संभाला था। गायत्री पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में छोटा सा ढाबा खोला था। अरे बिटिया, लंच प्लेट ला दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने ग्राहकों को भगवान का रूप समझती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके ग्राहकों को भी उसका खाना बहुत पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहा चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी है। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा अतुलनीय है। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की भक्त थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती थी और फिर ही भोजन बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी माँ जी। मुझे कुछ खाने को देना, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुझे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को खाना लाकर दिया। भगवान तेरा भला करे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। पर सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने व्यापार कम हुआ है क्या? नहीं सासू माँ, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिख रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, वो काकी है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस काकी का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब भला इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया है कि वो रोज मेरे ढाबे में मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, पर और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है। ये शातिर गांव वाले तुझे लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की इच्छा की वजह से सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, पर गायत्री जानती थी कि वो जो भी अच्छा काम कर रही है वो देवी माँ की इच्छा थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपनी भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ आए। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो दिन भर लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि,
तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, अवश्य देंगे, पर उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते, अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी। सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हाल देखा। अरे ये क्या, आसपास की सारी दुकानें ठीक है, तो बस तेरे ही ढाबे में ये तूफान कैसे आया? पता नहीं सासू माँ। हे अन्नपूर्णा माता, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे आंसू पोंछे। माँ जी, मेरा तो चूल्हा तक टूट गया है, अगर मैं आपकी सहायता कर पाती तो जरूर करती। गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस भूखी औरत का पेट भरना चाहती हैं। गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस बूढ़ी औरत को परोस दी। बूढ़ी औरत ने वो सारा खाना खाया। माँ जी, और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको कभी वापस भूख लगे तो यहीं आना। वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी और अपने असली रूप में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने समक्ष देखकर गायत्री और सुधा दोनों उनके चरणों में गिर गए। माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ, और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई। गायत्री, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने सदा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गई। पल भर में गायत्री का ढाबा पहले से भी अच्छा बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ढाबे के ठीक होते ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और ग्राहक खाते गए। उस दिन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू माँ, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? बिल्कुल नहीं। जब माँ अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती हैं, तो मैं कौन होती हूँ इस कार्य में अड़चन डालने वाली। जय माँ अन्नपूर्णा। देवी माँ की कृपा से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और ग्राहकों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा जलता रहा। दूर दूर से लोग स्वयं चलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा की इस महिमा से हर्षित थे। गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरेगा? थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। पिताजी, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा,
जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाऊंगा। रहने दो। तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा? इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे पर हमारी खानदानी परंपरा यही है, इसे अपनी परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो? आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाती रहती थी, परंतु मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यही कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा विचार है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार में अपना समय बर्बाद करते हो, और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए, मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो? एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेकार की बातें नहीं सुननी। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन पैसों से कॉलेज के बाहर चाय की दुकान लगा लो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सी दुकानें खड़ी हो गई हैं। भला मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पर पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लेने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 ही चाय बिकी है। बस 20 चाय बिकी है? इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, पर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा भला बर्तन बनाने का काम कर रहा था, पर तुम्हें वो रास नहीं आया। पापा, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपनी दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। पापा, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, पर तू ये क्या बना लाया? पापा, मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीज से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रख कर चला जाता है। तभी एक व्यक्ति चाय पीने आता है। अरे भैया, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के बर्तन में देना। भाई साहब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस व्यक्ति की जिद की वजह से उसे इडली के आकार के कप में चाय देता है। उसे वो इडली के आकार के कप की चाय बहुत ही अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को बताता है। सभी इडली के चाय की इच्छा लेकर उसकी दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया। सब उस इडली के कप में चाय पीना चाहते थे जो चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार के कप बनाऊंगा और उसी में सबको चाय बना कर दूंगा। इससे मेरा व्यापार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह, इडली वाली चाय,
ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, इडली वाले आकार के चाय के कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय के व्यापार में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उस चाय को पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय। पूनम जैसे ही उस इडली के कप वाली चाय पीती है तो उसका स्वाद उसको अलग ही लगता है और वो बहुत खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी अच्छी चाय बनाते हो और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अरे अब ये इडली चाय है तो उसका स्वाद तो उम्दा होगा ही ना। इसमें एक इडली की अलग ही महक आती है और इसको पीकर ऐसा लगता है जैसे आप इसके साथ इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इस इडली वाली चाय को ज्यादा पसंद करते हैं। अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? पर मैं चिंता ना करो, जितना भी लाभ होगा वो सारा तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम कर लो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में रख कर बेचो। नहीं साहब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए लाभ से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता, पर मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय हर किसी के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। मुझे तुम्हारे विचार सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन के विचार जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे मन में कहीं घमंड तो नहीं आ गया। पर तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय का व्यापार यूं ही चलता रहे और तुम्हें लोगों की यूं ही दुआएं मिलती रहें। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। अब उसकी न्यूज यूट्यूब और न्यूज चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था।